अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रोकी। तो आज हम अपना CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले हमने अपना लेक्चर नंबर 5 किया था, जिसके अंदर हमने डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस देखा था। उसके बाद हमने DFD यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम देखी थी और डिफरेंट टाइप ऑफ DFD देखी थी, जिनमें से उसकी जो दो अक़साम है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और लेवल 0 डायग्राम, उसको हमने डिटेल के साथ भी देखा था। जो उसकी थर्ड टाइप है डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम, उसको हम आज लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस डिज़ाइन फेज, डाटा मॉडल्स, टाइप ऑफ डाटा मॉडल्स एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमारे पास है डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम। तो जो हमारी डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम होती है, ये एक ऑप्शनल थिंग होती है, यानी कि अगर आप चाहें, आप इसकी कमी महसूस करें अपने डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस टाइप ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम इज यूज व्हेन वी हैव टू फर्दर एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोसेस दैट वी शो ब्रीफली इन द लेवल 0 डायग्राम। यानी कि वो कह रहा है कि जो हमने अपनी लेवल 0 डायग्राम के अंदर हमने अपना सिस्टम बनाया है, या फिर उसके सिस्टम के अंदर कोई एक पॉइंट बनाया है जिसको हम मज़ीद उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो हम डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू उसको करेंगे एक्सप्लेन। उसके बाद नीचे सारे पैराग्राफ में इसी तरह ये बताया गया है कि जो हमारी जो डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम है, ये लेवल 0 की जो होती है हमारी फंक्शनैलिटी कह लें, या हमारी जो भी उसके अंदर पॉइंट है या हमारा कोई सिस्टम है, उसको मज़ीद ये वजाहत करती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होती है। The special features associated with this diagram are that one, it is optional, that is, it is created for only the process from the level 0 diagram for which we want to show the detail। यानी कि वही बात कि जो हमारी लेवल 0 डायग्राम है, उसके अंदर जो हमारा कोई पॉइंट है या कोई सिस्टम है, हम इसको वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने मज़ीद उसकी यानी कि डिटेल शो करवानी हो। फॉर अ स्मॉल साइज सिस्टम वी मे नॉट नीड टू डेवलप इवन अ सिंगल डिटेल DFD। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो हमारा सिस्टम है वो स्मॉल है, उसका साइज़ स्मॉल है, तो उसके अंदर हमें डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंस द लेवल 0 डायग्राम माइट बी कवरिंग इट सफिशेंटली। उसके बाद सेकंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिटेल DFD इज़ इट्स प्रोसेस नंबरिंग। यानी कि जो इसके अंदर हम प्रोसेस करते हैं उसको हम नंबरिंग के साथ शो करवाते हैं। नेक्स्ट आपने ये सारा पैराग्राफ रीड कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं उसकी नंबरिंग के ऊपर। नंबरिंग ऑफ सच सब प्रोसेस इज़ डन एज 1.1, 1.2 एंड 1.3 एंड सो ऑन। यानी कि जो इसके अंदर नंबरिंग होती है वो हम उसको इस तरह शो करवाते हैं। तो यानी कि ये जो हमारी नंबरिंग है, हम ये अपनी लेवल 0 डायग्राम के अंदर शो करवाते हैं, और जब हम डिटेल DFD के अंदर आते हैं तो हम इसको मज़ीद इस तरह लिख लेते हैं 1.2.1। यानी कि उधर हमारे पास 1.2 था, हम उसको अब लिखेंगे 1.2.1, फिर 1.2.2, 1.2.3, इसी तरह हम इसको करते जाएंगे सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस इन DFD शुड नॉट बी वेरी ह्यूज। यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर है जो डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर, डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर, वो कह रहे हैं कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हैविंग अ मॉड्यूलेट नंबर फॉर अ डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम इज़ आल्सो रिकमेंडेड बिकॉज इट एड्स क्लैरिटी ऑफ आवर डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम। यानी कि अगर हमारे नंबर जितने कम होंगे, मिनिमम होंगे, तो ये हमारे सिस्टम के अंदर क्लैरिटी पैदा करेगी। फॉर क्लैरिटी पर्पज़ it is good to have a maximum of 7 or 8 process in one detailed data flow diagram। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप क्लैरिटी के लिए जो मैक्सिमम नंबर है वो 7 से 9 यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोसेस के अंदर। मोर एवर ऑल द प्रोसेस सब प्रोसेस डाटा स्टोर्स एंटिटीज डाटा फ्लोज एंड ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ द डाटा फ्लो डायग्राम मस्ट बी नेम्ड प्रॉपरली। यानी कि वो कह रहे हैं कि इसके अलावा उसके जितने भी और इसे हैं, उसके सब प्रोसेस हैं जहाँ पर डाटा हमारा सोर्स है, उसकी जो एंटिटीज़ हैं, डाटा फ्लो है, एंड उसके अदर जितने भी कंपोनेंट हैं, उनको जो नेम है वो प्रॉपर देना चाहिए, सो डैट एनीवन हु इज़ यूजिंग दिस DFD शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द DFD ईजीली।
यानी कि अगर हम उसको नंबर प्रॉपर देंगे, प्रॉपर तरीके से उसको नंबरिंग देंगे, उसको नेम देंगे प्रॉपर तरीके से, तो जो भी बंदा उसको, जो भी पर्सन, जो भी डेटाबेस यूज़र है उसको यूज़ करेगा तो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, इजीली वो अंडरस्टैंड कर लेगा इस डाटा फ्लो डायग्राम को। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा डिक्शनरी का। अब हमारे पास जो डाटा डिक्शनरी है ये क्या होती है? A database that containing data about all the database in the database system. Data dictionary stores all the various schema and file specification and their location. यानी कि जो हमारी अब डाटा डिक्शनरी होती है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा जो डाटा है, हमारी इंफॉर्मेशन है, वो सिस्टम के बारे में स्टोर होती है, डाटाबेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो हमारी डाटा डिक्शनरी कहलाती है। ये उसकी जो लोकेशन है उनको भी अपने अंदर स्टोर करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरी है, इसकी जो है 2 टाइप्स है। पहली है इंटीग्रेटेड और सेकंड है फ्री स्टैंडिंग। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ द डाटा डिक्शनरी विच आर अवेलेबल फॉर यूज बाय अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जिस्टेंस। तो पहली उसकी जो टाइप है वो इंटीग्रेटेड है, हम उसको देखते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ द डाटा डिक्शनरी in this context is the integrated data dictionary. Such a data dictionary is placed embedded into the database system and is created by the DBMS for its uses under the directions and requirement provided by the DBA. यानी कि जो हमारी जो इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी होती है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो अपने यूज़ के लिए उसको क्रिएट करता है, जो कि उसको डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायरमेंट देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो database management system use the data dictionary to access the database at each layer of models। यानी कि जो हमारा database management system है वो डाटा डिक्शनरी को एक्सेस करता है डाटाबेस के हर लेवल के ऊपर, जो हमने उसके डिफरेंट मॉडल देखे थे, डिफरेंट लेयर देखी थी। फॉर दिस पर्पज़ द डाटा डिक्शनरी ऑफ एनी टाइप कैन बी यूज। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस काम के लिए कोई भी डाटा टाइप जो डाटा डिक्शनरी है वो कोई भी किसी भी किस्म की यूज़ हो सकती है। बट द इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी इज़ फार मोर एफिशिएंट। लेकिन जो हमारी इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी है वो हमारे लिए जो ज़्यादा बेहतर होगी दैन एनी फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी, जो कि फ्री स्टैंडिंग के अंदर नहीं होगी। यानी कि जो इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी है ये हमारे लिए मोर एफिशिएंट है, जो कि जबकि जो फ्री स्टैंडिंग है वो नहीं है। Because an integrated data dictionary is created by the DBMS itself and uses the same data accessing technique etc. वो कह रहे हैं कि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो हमारा इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसको खुद क्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्री स्टैंडिंग। सेकेंड टाइप ऑफ डाटा डिक्शनरी इज़ फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी क्रिएटेड बाय एनी केस टूल एंड देन अटैच टू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो हमारी फ्री स्टैंडिंग है ये जो फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी है ये क्रिएट होती है एनी केस टूल। अब जो हमारा केस है, केस कहते हैं, केस स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसके बाद ये सिस्टम के साथ जो हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके साथ अटैच कर दी जाती है। A number of case tools are available for this purpose and help user designing the database and the database application as well in some modern forms of the case tool. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है ये क्या चीज़ है? दिस इज़ अ टूल अवेलेबल इन द डाटा डिक्शनरी एंड हेल्प अस इन फाइंडिंग एंटिटीज ऑफ द डाटाबेस एंड देयर एसोसिएशन। यानी कि ये एक ऐसा टूल है जो कि डाटा डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी एंटिटीज़ को फाइंड करने के लिए, और जो डाटाबेस एंड देयर एसोसिएशन, यानी कि जो डाटाबेस के एसोसिएशन है उन्हें और जो हमारे एंटिटीज़ हैं उन्हें फाइंड करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। अब जो CRM इज़ डेवलप एट द डिज़ाइनिंग स्टेज ऑफ द डाटाबेस। CRM स्टैंड फॉर क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। यानी कि जो हमारी क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है ये डेवलप होती है डिज़ाइनिंग स्टेज के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये सारा पैराग्राफ रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ये टेबल के ऊपर।
एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारा CRM है उसकी ये हमें एक उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अब एग्जाम्पल के अंदर क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। जो ये हमारी रोज़ हैं इनके अंदर हमारी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, और जो हमारा ये कॉलम है इसके अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। अब उन्होंने इस डायग्राम के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें ये टेबल के अंदर शो करवाया है कि जो हमारी एट्रीब्यूट्स है और जो हमारी रिपोर्ट है ये किस किस एट्रीब्यूट से एक्सेस की जा सकती है। जिस चीज़ से वो एक्सेस की जा सकती है उसके ऊपर टिक का निशान लगाया हुआ है, और जहाँ से वो एक्सेस नहीं हो सकती उसको खाली छोड़ा हुआ है। ये हमारा CRS है, CRM है, क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। उसके बाद है जी, उसके बाद आउटकम ऑफ द एनालिसिस फेज। इसके अंदर उन्होंने हमें यही बताया हुआ है कि जो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टडी फेज़ होता है, उसके बाद जो डाटा, उसके अंदर जो डेटाबेस डिज़ाइनर होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है यूज़र से, फिर वो उसके साथ यानी कि वो कम्युनिकेट करता है, उससे इंफॉर्मेशन लेता है कि उसको किस तरह का आउटपुट चाहिए, किस तरह का सिस्टम दरकार है उसे, फिर ये उसके ऊपर वर्किंग करता है। नीचे ये सारा कुछ उन्होंने यही बताया हुआ फिर कि इसके लिए जो हमारा है इस यानी कि काम के लिए, इस पर्पज़ के लिए जो हमारे यूज़ होते हैं, केस टूल होता है, लाइक क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स होता है, यानी कि ऊपर वाला सारा कुछ इसमें अकेन बताया हुआ है, आपने जस्ट रीड कर लेना है। उसके बाद नीचे ये इंपॉर्टेंट है कि जो द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी मेंशन अबव इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, यानी कि जो सीक्वेंस है ना ऊपर जो हमें दिया गया है कि पहले आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये कहते हैं कि इसका सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिसको चाहे मर्ज़ी पहले करें यूज़, जिसको चाहे मर्ज़ी बाद में यूज़ करें। However, the activities mentioned are important and must be performed in order to have a correct database or database application design। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ऊपर उन्होंने एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं वो ज़रूरी हैं किसी भी जो हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए। यानी कि इनकी तरतीब का ख्याल रखें या ना रखें, लेकिन इन सब को यूज़ करना जो है वो हमारे लिए कंपलसरी है, उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए हमें हमारे करेक्ट रिज़ल्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है डेटाबेस डिज़ाइन फेज़। अब डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ आ गया। डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ फॉलो द एनालिसिस फेज़ बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑन द डिज़ाइन एक्टिविटी। इट विल बी वाइज इफ़ वी क्लियरली अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज इन द फेज़। यानी कि वो कह रहे हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन को करने से पहले हमें उसके जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब उसके बाद है डेटाबेस डिज़ाइन एंड डाटा मॉडल। जो हमारा अब डेटाबेस डिज़ाइन है, डेटाबेस मॉडल है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। दिस टर्म कैन बी यूज इंटरचेंजेबली फॉर द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। द डेटाबेस डिज़ाइन मॉडल स्टोर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यानी कि जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है ये उसको स्टोर करता है। एंड द लिंक्स रिलेशनशिप, और जो उसके लिंक्स होते हैं उसके रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन डाटा दैट शुड बी स्टोर टू मीट द यूज़र रिक्वायरमेंट, जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसको मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन इज स्टोर इन द डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस स्कीमा, यानी कि जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन होता है ये डेटाबेस स्कीमा के अंदर स्टोर होता है, विच इज़ इन टर्न स्टोर इन द डाटा डिक्शनरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस मॉडलिंग। अब जो हमारा डेटाबेस मॉडलिंग है ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडलिंग, यानी कि जो हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को क्रिएट करते हैं वो हमारा डेटाबेस मॉडलिंग कहलाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज द डिज़ाइनिंग ऑफ द एप्लीकेशन प्रोवाइड अस द बेसिक फॉर रनिंग आवर डेटाबेस सिस्टम, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ये हमारी डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन के अंदर हमारी जो स्टार्टिंग की होती है यानी बेसिस, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जनरली द डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली, यानी कि जो डेटाबेस डिज़ाइन होता है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड एन एस इन डिज़ाइन एंड एड्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम ईजीली, क्योंकि ये हमारे जो बेस्ट टूल प्रोवाइड करता है डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है और उसको समझने के लिए
हमें यानी कि ईज़िली समझाने के लिए मदद फराहम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा मॉडल्स। अब डाटा मॉडल क्या है? डाटा मॉडल इज़ अ सेट और कलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट यूज फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड प्रोड्यूसिंग डिज़ाइन फॉर द डेटाबेस। यानी कि ये एक सेट है, सेट कह लें या इसे कलेक्शन कह लें ऑफ कंस्ट्रक्ट यूज फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर फ्यू कंपोनेंट ऑफ डाटा मॉडल। अब डाटा कंपोनेंट के कुछ मॉडल हैं, ये डाटा मॉडल के कुछ कंपोनेंट हम उसको देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चर ये चीज़ कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कि इस डाटा मॉडल को इस्तेमाल करते हुए डाटा को किस किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हमें एक डाटाबेस मॉडल दिया गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस डाटाबेस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए डाटा को किस किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये क्या होती है मैनिपुलेशन लैंग्वेज? ये डाटा मॉडल को यूज़ करते हुए ये ऊपर वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट अब है हमारे पास मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये हमें बताती है कि हाउ टू मैनिपुलेट डाटा, यानी कि डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, तो वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। उसके बाद है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। These are the rules which ensure the correctness of data in the database and maintain the database in usable states, so the correct information is portrayed in designing the database। यानी कि जो हमारी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होती है, ये हमारे पास इसके अंदर वो रूल होते हैं जो कि डाटा को करेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी करेक्टनेस को मेंटेन करते हैं, और जो डाटाबेस है उसको हमारे यूज़ के लिए करेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से वो स्टोर करते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा मॉडल है, इसको भी आपने जस्ट रीड कर लेना है, इसके अंदर समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। हमने डाटा मॉडल देखा, अब उसके बाद उसके कंपोनेंट देखे हमने। अब उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप कौन सी हैं डाटा मॉडल्स की। सबसे इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है सिमेंटिक डाटा मॉडल और जो दूसरी है वो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है। अब जो हमारे पास सिमेंटिक डाटा मॉडल है, ये क्या होता है? सिमेंटिक डाटा मॉडल हम उसे कहते हैं डैट प्रोवाइड मोर टूल, यानी कि जो हमें ज़्यादा टूल प्रोवाइड करें जिसके अंदर हम बेहतर तरीके से काम कर सकें, वो हमारा सिमेंटिक डाटा मॉडल कहलाता है। उसके बाद जो हमारी सिमेंटिक डाटा मॉडल है, इसकी दो अक़साम कह लें आप, इसके कैरेक्टरिस्टिक कह लें। वो है ER डाटा मॉडल, यानी कि फर्स्ट है ER डाटा मॉडल और सेकंड है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डाटा मॉडल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके जो सेकंड टाइप के ऊपर। जो हमारा जो सिमेंटिक डाटा मॉडल की जो टाइप है ER डाटा मॉडल, ER स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। नेक्स्ट इसकी जो सेकंड टाइप है डाटा मॉडल की, वो है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ डाटा मॉडल्स अवेलेबल टू यूज़ एंड हैज़ 3 बेसिक टाइप, यानी कि ये डाटा मॉडल की सेकंड टाइप है और जो इसकी डिफरेंट 3 जो बेसिक टाइप है। सबसे पहली है हायरार्चिकल डाटा मॉडल, फिर नेटवर्क डाटा मॉडल, फिर रिलेशनल डाटा मॉडल। उसके बाद ये आपने इसको रीड कर लेना है। इसके अंदर ये बताया हुआ कि जो हमारा डाटा हैंडल होता है इसके अंदर रिकॉर्ड बेस के अंदर, वो डाटा को डील करता है, जो डाटा की 3 लेवल होती हैं तीनों के साथ उसको डील करते हैं, जो कि हमारा था एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन। अब डाटाबेस डिज़ाइन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनमें सबसे पहले कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। अब हमारे पास जो कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन है, ये क्या चीज़ होती है? दिस डिज़ाइन इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिमेंटिक डाटा मॉडल, यानी कि इसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम सिमेंटिक डाटा मॉडल को इस्तेमाल करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर क्रिएटिंग अ डिज़ाइन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस वी कैन यूज़ एंड वी डू यूज़ द ER डाटा मॉडल। यानी कि वो कह रहे हैं अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ER डाटा मॉडल को यूज़ करेंगे। और जो हमारी ER डाटा मॉडल थी वो हमारी सिमेंटिक डाटा मॉडल के अंदर ही आती है, यानी कि उसकी ये टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल डाटा डिज़ाइन, यानी कि जिस डाटाबेस का हमने टूल इस्तेमाल करना है तो वो लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर आता है। दिस डिज़ाइन इज़ परफॉर्म्ड
using a data model for which we have a database management system available, and we are planning to run our database system that DBMS, यानी कि जिस डेटाबेस का हमने टूल इस्तेमाल करना है वो हमें बताएगा कि कौन सा आपने इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी लास्ट टाइप है वो है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है? द लॉजिकल डिज़ाइन क्रिएट यूजिंग अ स्पेसिफिक डाटा मॉडल and create after the analysis of the organization. It need to be implementing in a physical database design software. So the physical database design is performed and the design created so far in the logical form are implemented on that very database management system. यानी कि जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है उसको यूज़ करते हुए हम अपनी फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट ये आपने पैराग्राफ रीड कर लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है यहीं तक था। तो लेक्चर नंबर 7 को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई कन्फ्यूजन हो या किसी पॉइंट से समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।